globe, latitudes and longitudes. In our previous videos, we discussed about what is a globe and types of globe. In this video, we will discuss about few imaginary lines, which is known as axis as well as parallel of latitudes. So let's start. First, we will discuss about one important imaginary line which is known as axis. जैसे कि हमने देखा होगा कि एक लट्टू एक नीडल के ऊपर घूमता रहता है, इसको बेस बनाकर घूमता रहता है। तो हमने भी ये सोचा कि अर्थ के पास भी कोई तो एक नीडल है जिसको बेस बनाकर वो घूमती रहती है। हमने इस नीडल को नाम दिया एक्सिस। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑनली, हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है वो लाइन, बट हमने अज्यूम किया कि इसका हमारे अर्थ का कोई तो एक पॉइंट है, एक नीडल है जिसको बेस बनाकर वो घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो उसका हमने नाम दिया एक्सिस। एंड डायरेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट इज वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का मूवमेंट, अर्थ का रोटेशन वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की ओर होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसीलिए आप सोचिए अगर सन जो हमारा एक सिंगल स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का, अगर वो सेम प्लेस पे है तो हमें क्यों उसका मूवमेंट अलग अलग, यानी बोलते हैं ना कि सूरज उगता है ईस्ट साइड से और ढल जाता है वेस्ट साइड में, तो सन का पोजीशन तो सेम है बट वो मूव करता हुआ क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन, दिस रोटेशन। नाउ व्हाट इज एन एक्सिस? एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स। ओके, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एन एक्सिस। तो अभी तो हमने एक्सिस के बारे में जाना। अब क्या आप इस अर्थ को देख के बता सकते हैं कि इसमें इंडिया का एग्जैक्ट डायरेक्शन, उसका एग्जैक्ट प्लेस कहाँ पर है? ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है? क्या इस अर्थ के बेस पे आप बता सकते हैं? नॉट एग्जैक्टली। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने पूरे अर्थ को डिफरेंट इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर दिया। इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो प्रॉब्लम क्या क्या है? फर्स्ट तो हमें हर एक प्लेस का, हर एक कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता था इन लाइंस के थ्रू, इन इमेजिनरी लाइंस के थ्रू। दूसरा, हमें हीट जोन्स, किस प्लेस में, अर्थ के किस पार्ट पे सन रेज का कितना क्वांटिटी जाता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, हम उसके अकॉर्डिंग भी अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं। और टाइम जोन, किस कंट्री में टाइम क्या होगा, वो जानना भी बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का एक ही पार्ट सन के फ्रंट में होता है। एक पार्ट में जो हाफ पार्ट होता है उसमें डे होता है एंड अनदर हाफ पार्ट उसमें नाइट होता है। तो हम सेम टाइम तो नहीं हो सकता पूरे अर्थ के से जितनी भी कंट्रीज़ हैं। तो इन लाइंस के थ्रू हमें टाइम कैलकुलेट करना या टाइम डिवाइड करना भी बहुत ईजी हो गया। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट शेप में नहीं है, अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड शेप में, थोड़ा सा झुकी हुई है। तो यहाँ पे हमने इन दो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये जो दो लाइंस हैं इनके थ्रू एक्सिस को डिनोट किया है। और इन एक्सिस का ये अपर पार्ट और एंड दैट लोअर पार्ट, इसको हम जो अपर पार्ट है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं बिकॉज वो नॉर्थ डायरेक्शन है, और जो साउथ का जो पार्ट है उसको बोलते हैं साउथ पोल। तो अभी हम एक और इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो अर्थ की बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल मिडल से होकर, दैट हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ के बिल्कुल मिडल से होकर जाती है और अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और इन सारी लाइंस को डिग्री के थ्रू डिनोट किया जाता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो ऑन। तो पूरे अर्थ को हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर देते हैं। देखिए अभी मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड इज इक्वेटर, ओके, विच डिवाइड्स द होल अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। That northern part is known as northern hemisphere and the southern part is known as southern hemisphere, and we denote this equator with 0 degree.
And we all must know that all these important parallels of latitude passes through how many continents and countries. So here we will discuss about equator. Equator passes through mainly 3 continent. Okay, South America, as you can see, यहाँ पे रेड कलर से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, सम पार्ट ऑफ अफ्रीका, एंड देन सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। और कितनी कंट्रीज़ को कवर करता है, इन कॉन्टिनेंट्स में कितनी कंट्री है, उसके लिए यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो अभी हमने उस इमेजिनरी लाइन के बारे में डिस्कस किया जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं और मानते हैं वो अर्थ के बिल्कुल बीच में है और उसका डिग्री है 0। ओके, अब इस इक्वेटर के दोनों ओर नॉर्थ एंड साउथ साइड जितने भी इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों साइड, 0 डिग्री से नॉर्थ में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से हैं, और साउथ में भी 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं। बट जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो सिर्फ 4 हैं। ओके, सो उनके नाम हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ईजी चीज़ ये है कि इनको याद रखना, इनका डिग्री याद रखना बहुत इजी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ साइड में देखेंगे तो जो पहला इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसका डिग्री है 23.5, बट यहाँ याद रखेंगे दिस इज़ 23.5 नॉर्थ। एंड जस्ट इक्वेटर के साउथ साइड देखेंगे तो दूसरा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसका डिग्री है 23.5 सेम, बट ये है साउथ, 23.5 साउथ। ओके, अब नॉर्थ में देखेंगे दूसरा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्कल जिसका डिग्री है 66.5 नॉर्थ, और साउथ में देखेंगे जो एक दूसरा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है 4th वन, दिस इज़ अंटार्कटिक सर्कल और सेम उसका भी डिग्री 66.5 है साउथ। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अगर आप वर्ल्ड मैप या एटलस को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना भी लिथोस्फेयर है, जितना भी हार्ड सरफेस या कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो सारा मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलता है। आप चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, इवन अफ्रीका का जो पूरा नॉर्थ पार्ट है और एशिया का पूरा पार्ट, वो सारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या आता है, ओनली साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड सम पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। सो ऐसा क्या है लैटिट्यूड्स में जो इनको इम्पोर्टेंट बोला जाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? सो ये जो 4 लैटिट्यूड्स हैं इनके ये अर्थ के हीट जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके थ्रू हमें पता चलता है कि किस एरिया में जो सन रेज़ हैं वो डायरेक्ट पहुंच पा रही हैं और किस एरिया में जो सन रेज़ है थोड़ा स्लैंटिंग फॉर्म में पहुंचती हैं, जिसके कारण वहाँ पे गर्मी कम रहती है। ऑब्वियसली जिस एरिया में सन रेज़ डायरेक्ट सन रेज़ पहुँचेंगी वहाँ पे जो गर्मी होगी वो ज़्यादा रहेगी, और जहाँ पे थोड़ा स्लैंटिंग फॉर्म में पहुँचेंगी वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। सो इसके अकॉर्डिंग हमने पूरे अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया है जिनके नाम हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। सो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, आप इक्वेटर के नॉर्थ साइड में देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड सेम है टेम्परेट जोन। आप साउथ में देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है उसको भी टेम्परेट जोन बोलते हैं। एंड पोल्स वाला जो एरिया है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ का जो एरिया है उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। अब ये क्यों जोन में डिवाइड किया गया है, बिकॉज ऑफ सन रेज़। ये जो टॉरिड जोन है यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज़ पहुँचती हैं जिसके कारण यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होती है।
टेम्परेट जोन में सन की मॉडरेट रेज पहुंच पाती है, थोड़ा स्लैंटिंग फॉर्म में पहुंचती है, जिसके कारण वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर अलग रहता है। और फ्रिजिड जोन में सन रेज बहुत ही कम पहुंचती है, जिसके कारण वहाँ हमेशा वेरी कोल्ड एरिया, ओके, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। सो अभी क्या इम्पोर्टेंस है ये स्लैंटिंग फॉर्म में डायरेक्ट सन रेज़ की, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक टॉर्च को भी अगर हम लेंगे और उसको डायरेक्ट किसी एरिया में, अगर उस टॉर्च की लाइट को किसी एरिया में डायरेक्ट डालेंगे तो आप देखेंगे वो कम एरिया को कवर करती है, जिसके कारण अगर आप काफ़ी देर तक उस टॉर्च को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो वो एरिया गर्म हो जाएगा। बट अगर उसी टॉर्च को हम थोड़ा सा स्लैंटिंग फॉर्म में थोड़ा सा मोड़ लेंगे तो आप देखेंगे वो उसका जो लाइट है वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी, तो उसकी जो हीट निकलेगी उसको गर्म होने के लिए उसके पास ज़्यादा एरिया आ गया है, तो अभी उसका टेम्परेचर भी डिवाइड हो जाएगा, जिसके कारण वो गर्म उतना जल्दी गर्म नहीं कर पाएगा। सेम होता है सनरेज में भी, जब ये टेम्परेट एरिया में स्लैंटिंग फॉर्म में उसकी रेज पहुंचती है तो वहाँ इतनी डायरेक्ट नहीं होती, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाते जितना कि टॉरिड जोन में होता है। सो टॉरिड जोन एक ऐसा जोन जहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पहुँच रही है। अभी ये पूरा एरिया आप अगर मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में देखेंगे, तो कॉन्टिनेंट जो हार्ड सरफेस है उसके अलावा मोस्टली पूरे पार्ट में ओशन वाटर, पानी रहता है। अगर यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पहुँच रही है, आप पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। सेम यहाँ पे होता है, डायरेक्ट रेज पहुँच रही है, पानी गर्म हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पूरे साल के 12 महीने बारिश होती रहती है। तो बारिश हो रही है तो वो किसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन किसके लिए, प्लांट्स के लिए। साल के 12 महीने बारिश हो रही है, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें इस एरिया में मिलते हैं, जिनकी लीव्स हमेशा शेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ग्रीनरी रहती है इस एरिया में, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ का फौना एंड फ्लोरा डिफरेंट है। दूसरा होता है टेम्परेट जोन, एक ऐसा एरिया जहाँ सन रेज डायरेक्ट ना पहुंचकर थोड़ा सा स्लैंटिंग फॉर्म में थोड़ा सा मुड़ के पहुंचती हैं, जो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं और उसके कारण उसकी हीट भी डिवाइड हो जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं रहता है इस एरिया का, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक ऐसा एरिया है जहाँ कुछ ही महीने एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बारिश होती है। तो ऑब्वियसली अभी प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत है, उनको कुछ ही महीने पानी मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वाटर को सेव करने के लिए अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं उस टाइम पीरियड के लिए जब बारिश नहीं होती। तो यहाँ पे एक अलग तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं जिसको बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, विच प्लांट्स टेंड टू शेड देयर लीव्स। अनदर जोन इज़ फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन एक ऐसा जोन जहाँ पे सन रेज बहुत ही कम क्वांटिटी में पहुँच पाती है, इतनी टेम्परेचर, इतना हीट नहीं रहता है इस एरिया में। उसके कारण इस जोन में हमेशा क्या रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ का फौना एंड फ्लोरा डिफरेंट होता है। यहाँ पे अलग तरह के जानवर मिलते हैं और अलग तरह के प्लांट्स भी मिलते हैं। सो ये थे हमारे 3 जोन्स, और आज की वीडियो में हमने लैटिट्यूड्स के बारे में, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में और उनके अकॉर्डिंग कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है अर्थ को, उसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे इमेजिनरी लाइन जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।